Let us come to learn future tense in few minutes. कुछ ही मिनटों में भविष्य काल के बारे में जानिए. This video is specially prepared for the students of 6th to 12th standard. Note: please do not miss to press bell icon, like it, share it, comment and subscribe my YouTube channel. As we have completed in previous video the past tense, आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे. जैसा कि आप जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो जानने की कोशिश कीजिएगा. When we talk about future or time to come or whatever we plan for coming session is called future tense. कि जब हम भविष्य के बारे में बात करते हैं और उसे हम भविष्य काल कहते हैं कि आने वाले समय में हमें क्या करना है या हमें क्या करना होगा. What assignment we have to do in the coming session that comes under future tense. It is further classified as future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सबसे पहले आपको ये जानना है कि उसमें आइडेंटिफाई करना है कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है. कैसे आप पहचानोगे इसको? जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसमें जो पहचान थी वो आ ए ई. उसी प्रकार जिस वाक्य के अंत में गा गे गी आता है उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का प्रयोग किया जाता है. जो वर्ब है, क्रिया जिसको हम कहते हैं, उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाता है. तो हमारे पास जो सेंटेंस कंप्लीट होता है वो बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फॉर एग्जांपल, वह जयपुर जाएगा. ही विल गो टू जयपुर. ही इज अ सब्जेक्ट, विल इज एन हेल्पिंग वर्ब, गो इज अ वर्ब और ऑब्जेक्ट आपका जयपुर है. तो हमने इनको कंबाइन कर दिया. ही विल गो टू जयपुर मतलब वह जयपुर जाएगा. वह जो है आपका क्या है? सब्जेक्ट है. जयपुर आपका ऑब्जेक्ट है. जाना आपकी क्रिया हो रही है. तो जब हमने इसको कंप्लीट किया तो उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ दिया तो हमारे पास जो सेंटेंस फ्रेम तैयार हुआ वो ही विल गो टू जयपुर. You got it? Now come to the next. Future continuous tense. जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे, होगी आदि आता हो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. सिंपल सी बात है समझने में. कंटिन्यूएशन इज देयर. किसी भी क्रिया का जो कार्यक्रम में वो क्रिया होती जाए, हो रही है, उसको हम कंटिन्यूस कहते हैं. बट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, भविष्य काल के बारे में, आने वाले समय के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं. तो हम उसको कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. इसमें सब्जेक्ट के साथ हम शैल विल का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं और वर्ब को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाता है. तो जो हमारे पास सेंटेंस बनता है वो क्या बनेगा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे. वे स्टैंड्स फॉर he will be playing cricket in the evening. They is the day. Yeah, they will be playing cricket in the evening. यहाँ गलती से लिखा है कि वे है लेकिन यहाँ आपने ही इस्तेमाल किया है. बट अगर वे लिखा है तो यहाँ दे होगा. दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट
इन द इवनिंग, कि वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे इज अ व्हाट इज दिस सब्जेक्ट एंड विल इज एन हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ हम बी का इस्तेमाल कर देते हैं। और प्लेइंग, प्ले इज अ वर्ब, वर्ब के साथ हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया। क्रिकेट इज एन ऑब्जेक्ट, और कब खेला गया, समय दिया गया इसमें शाम का। तो वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। कम टू द नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों में व्यक्त किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के होने तक पूर्ण हो जाएंगे। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सच एन एक्शन, और ऐसी क्रिया और ऐसी बात के ऊपर कि जो आने वाले समय में वो कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब शैल विल का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, दैट डिनोट परफेक्ट टेंस, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा और ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो हमारे पास जो सेंटेंस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दैट कम्स अंडर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हमने हैव जोड़ दिया है जो इंडिकेट करता है परफेक्ट टेंस को, और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया और उसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया। तो हमारे पास जो सेंटेंस बनता है वो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुका होगा। वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुका होगा। ही इज द सब्जेक्ट, बिल इज एन हेल्पिंग वर्ब, हैव डिनोट परफेक्ट कंप्लीटेड। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे वो जो बता रहा है कि ये काम फिनिश हम करेंगे कब तक, दिस प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक ये हमारा काम जो है पूर्ण हो जाएगा। देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस वर्क। तो ही इज द सब्जेक्ट एंड विल इज एन हेल्पिंग वर्ब एंड कंप्लीशन इज एन एक्शन, या वी कैन से द वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। एंड दिस प्रोजेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट बाय द नेक्स्ट ईयर, कि अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर लिया जाएगा। ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एज वी हैव डिस्कस्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, नाउ कम टू द कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों हेतु होता है जो भविष्य में किसी समय तक जारी रहेंगे। टाइम लिमिट इज गिवन देयर। ऐसे वाक्यों में समय का संदर्भ आवश्यक होता है कि जो कंडीशन है, टाइम फुलफिलमेंट ऑफ द टास्क, वो ज़रूरी होता है। जैसे जो इसमें वाज शोन इन द फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल शैल इज एन हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जब हम परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं वहाँ पे हैव बीन करते हैं। जैसे हम पास्ट कंटिन्यूस में हमने क्या किया था, हैड बीन का प्रयोग किया था। इसमें क्या कर रहे हैं, हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इट शो द कंटिन्यूएशन। यहाँ पे जो यहाँ पे जो दो वर्ड हैं आईएनजी और बीन, ये क्लियर इंडिकेशन करता है कंटिन्यूस की तरफ। आईएनजी हमने इस्तेमाल किया, दैट डिनोट्स कंटिन्यूएशन है। बीन का इस्तेमाल किया, कंटिन्यूएशन। अगर हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं तब भी कंटिन्यूएशन में होता है। प्लस सिंस एंड फॉर, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम लिमिट। इफ इट इज़ फिक्स्ड और पक्का दिया गया है तो हम उसमें सिंस का प्रयोग करें, मतलब टाइम पीरियड दिया गया कि कितने बजे कितने समय से शुरू हो रहा है कोई भी काम। अगर उसमें फिक्स है, डेट दी हुई है, निश्चित है, डेफिनेट है, देन सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनडेफिनेट है, विच इज़ नॉट फिक्स्ड, तब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। होप आपके समझ में फॉर्मूला आ गया होगा। तो इसमें हमने वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल। अगले सोमवार को हम सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। अगले सोमवार को हम
हम हियर इज सब्जेक्ट, सुबह को पतंग उड़ा रहे हैं, उड़ाना इज अ वर्ब, उड़ा रहे होंगे, और होंगे इज फ्यूचर। वी शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स, वी शैल इन हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन इंडिकेशन इज द perfect continuous, and which one, the future perfect continuous, and flying, fly is a verb, इसके साथ ing का इस्तेमाल किया है, ऑब्जेक्ट इज अ काइट्स। सिंस मॉर्निंग, टाइम इज गिवन कि सुबह से, ऑन नेक्स्ट मंडे, वी शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग ऑन नेक्स्ट मंडे। तो व्यूअर्स, ये आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।